गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने पुलिस को निर्देश किया है कि आम बोलचाल की भाषा के शब्द पुलिस की कार्यप्रणाली में शामिल किए जाए। ये विषय किसी भाषा के विरोध का नहीं है, ये विषय सिर्फ आम लोगों की समझ में आने का है, क्योंकि जिस समय ये कानून बना होगा उस समय मुगल काल या और भी उर्दू और फारसी के शब्द शामिल किए गए होंगे, लोगों को तब समझ में आते थे। लेकिन दरियाफ्त जैसे यार बहुत सारे शब्द हैं जो आज लोगों को समझ में नहीं आते हैं। कानून की भाषा लोगों को साफ और सीधे शब्दों में समझ में आए, इसलिए इन शब्दों को हटाकर आम बोलचाल की भाषा शामिल करने का निर्णय और आदेश माननीय गृह मंत्री जी ने दिया है, यह स्वागत योग्य है। जो बोलचाल के भाषा में है, जो लोगों के विचार में है और लोगों की जो आदत है, उनको ये अच्छी आदत है। हम लोग सब चर्चा में रखते हैं हिंदी के साथ, कुछ लोग अंग्रेजी भी भाषा बोल लेते हैं, कुछ लोग छत्तीसगढ़ी भी भाषा बोल लेते हैं, कुछ लोग अन्य भाषा भी बोलते हैं। तो ये तो हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है और अनेकता में ही एकता जो होती है वो दिखता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा से सांप्रदायिक पार्टी रही है और ये एक दूसरे से अलगाव करने का काम करती है। उसी का नतीजा है, ये दिख रहा है कि सरकार में आने के बाद इस तरह के काम करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है उस भाषा शैली पर जिस पर नया फैसला आ गया है और उससे ऐसा लगता है कि अब जो पुलिस की कार्रवाई है उससे उर्दू को किनारे किया जा रहा है। हम सुनते आ रहे थे कि हिंदी और उर्दू आपस में दो बहनें हैं, जिनको भारतीय जो इंडिया भारत का रहने वाला है वो इसे स्वीकार करता है। लेकिन ये इस तरीके के जो फैसले आए हैं, मध्य प्रदेश में भी आए हैं और छत्तीसगढ़ में भी आए हैं, उससे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उर्दू के प्रति कहीं हमारा सौतेला व्यवहार तो नहीं झलक रहा है। इसके पीछे क्या कोई व्यवहारिक कारण था जो ये आदेश जारी करना पड़ा, या फिर इसके पीछे कोई विचारधारा की सोच है? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि जो गृह विभाग का नया आदेश है उसके पीछे की मंशा क्या है और इसके राजनीतिक मायने क्या बताते हैं। तो चर्चा शुरू करते हैं, मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषण लेकर वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक मौजूद हैं। मनीष वोरा जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए तेज तर्रार नेता और प्रवक्ता सारिक रईस खान जी मौजूद हैं, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं ब्रिजेश पांडे जी, जो कि अधिवक्ता भी हैं और बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं, बहुत स्वागत करेंगे आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जैसा कि हमने बताया कि इस नए फैसले से कई तरीके के मायने निकाले जा रहे हैं, अर्थ ढूंढा जा रहा है और इसकी ज़रूरत अभी क्यों आन पड़ी, इस बात पर बहस छिड़ गई है। तो जान लेते हैं, पहले ब्रिजेश जी की ओर ही चलते हैं। ब्रिजेश जी अधिवक्ता भी हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझा पाएंगे। ब्रिजेश जी, ये फैसला जो आया है, पुलिस की कार्रवाई से उर्दू और फारसी के शब्द हटाए जाएंगे या उर्दू या फारसी को हटाया ही जाएगा क्योंकि कठिन है, इसे समझना मुश्किल है, ऐसा तर्क दिया जा रहा है। इस तर्क से कितने सहमत हैं और इसके पीछे आप लोगों की कोई विचारधारा की मंशा तो नहीं है जो ये फैसला लेना पड़ा आप लोगों को? मोहन जी, देखिए, लड़ाई बिल्कुल न मानिए। ये आम जनता, आम लोगों के लिए लिया गया निर्णय है जिसमें हर संप्रदाय के लोग शामिल हैं। उसका सबसे बड़ा कारण बताता हूं। जब हम पढ़ाई चालू करते हैं तो हमारे पाठ्यक्रम में फारसी या उर्दू हम लोग पढ़ते हैं क्या? नहीं पढ़ते। तो फिर हम लोग को वो शब्दों की जानकारी कैसे होगी? जो नए लड़के आ रहे हैं, वकालत में भी मैं बता दूं, आम जनता पीड़ित पक्ष की बात तो छोड़ दीजिए, जो नए लड़के वकालत में आए हैं, जूनियर हैं, उनको भी इन शब्दों की जानकारी नहीं होती है। वो हमसे पूछते हैं कि सर इसका मतलब क्या होता है। मैं जैसे अभी पूछ दूं, मेरे दो विद्वान साथ में बैठे और आप, कि तलवाना क्या होता है, सम्मन्स क्या होता है, गिरफ्तार मुलजिम क्या होता है, लेकिन इसी को आप अंग्रेजी में कहेंगे आरोप, नोटिस, तो हर लोग को समझ में आ जाता है। तो इसके पीछे कोई राजनीतिक मंशा नहीं है, न कोई अलग विचारधारा है। लोगों को समझ में आ जाए, आम जनता को भी, और जो पीड़ित पक्ष है या अभियुक्त है उनको भी ये समझ में आ जाए कानून की भाषा में कि उनके प्रकरण में क्या चल रहा है।
ताकि उनको कहीं जाके पूछने की जरूरत ना पड़े। वो इतने सरल शब्दों में लिखने के लिए कहा गया है, जो लिखा गया है गृह मंत्री विजय शर्मा जी के द्वारा, ताकि लोगों को समझ में आ जाए। इसमें किसी प्रकार का कोई विरोध करने की मंशा किसी की नहीं होनी चाहिए, ये राजनीतिक से परे है। जी ठीक है, चलिए कुछ उदाहरण देकर बताने की कोशिश की गई है। और विजय शर्मा जी से जब हमारी बातचीत हुई थी तो वो भी ये तर्क दे रहे थे कि भाई कुछ ऐसे कठिन शब्द है जिनका आज के व्यवहारिक जीवन में उपयोग ही नहीं है। जब मुगल आए थे उस समय उन्होंने जो कोर्ट कचहरी की भाषा बनाई थी वो आज भी चल रही है, और उसी में जब FIR दर्ज की जाती है तो उन्हीं भाषा का प्रयोग और शब्दों का प्रयोग होता है। इसलिए बदलाव जरूरी है, समय की मांग है। सारिक रईस खान जी की ओर चलते हैं। सारिक जी, हम देख पा रहे हैं कि ये बदलाव के पीछे तर्क दिए गए हैं, इससे जी ब्रजेश जी। फारसी और उर्दू शब्दों का उपयोग किया गया, सिर्फ FIR की बात नहीं है। ठीक है, चलिए उर्दू भी और फारसी भी तर्क से कितना सहमत है सारिक रईस खान जी? देखिए मोहन जी, सबसे पहले तो ये है कि कोई भी कानून या कोई नियम बनता है तो उसकी मंशा क्या है। देखिए, मैं आपको एक बात ये बताना चाह रहा हूं कि उर्दू भी भारत में एक आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त भाषा है और बहुत से राज्यों में इसे अतिरिक्त आधिकारिक भाषा का दर्जा भी प्राप्त है। लेकिन बात यहाँ पर सवाल ये है कि देखिए, आम बोलचाल की भाषा में जो हमारे यहाँ जो खासकर हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, वहाँ पर हिंदी और उर्दू के मिले जुले शब्दों का प्रयोग अक्सर होता है। अब सुबह शाम इस तरह के जो शब्द उर्दू के, तो उसको में बोलने के लिए किसी तरह से कोई जो हमारे लोग हैं बोलते हैं, वो कभी इस तरह की सोच नहीं लाते कि ये उर्दू का शब्द है, ये हिंदी का शब्द है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे, हालांकि ये विद्वान मित्र अधिवक्ता जी जो प्रवक्ता महोदय बैठे हैं वो बोल जरूर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की इसमें एक अलगाववादी सोच और एक सांप्रदायिक सोच जरूर झलकती। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जैसा इन्होंने कहा कि हमारे पाठ्यक्रमों में उर्दू नहीं रहती है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 6वीं कक्षा से एक वैकल्पिक विषय के तौर पर उर्दू लेने का विकल्प रहता था। मैंने भी 6वीं कक्षा में लिया उर्दू, एक अतिरिक्त विषय के तौर पर संस्कृत या उर्दू में चुनने का समय आया, लेकिन उस वर्ष मेरे बहुत उसमें कम नंबर आया और मुझे ऐसा लगा कि मैं संस्कृत में ज्यादा कंफर्टेबल हूं। और उसके बाद मैंने 7वीं से 10वीं तक लगातार मैंने उर्दू विषय को छोड़ के संस्कृत में विषय में अपनी परीक्षाएं दी और मुझे 50 नंबर में से 40 से अधिक नंबर मिलते रहे। तो उस समय तो हमारी ऐसी सोच ऐसी नहीं थी। देखिए, और रही बात भारतीय जनता पार्टी, इससे पहले भी 15 साल यहाँ पर सरकार में रही है, तब तो इस तरह की बात नहीं आई। और दूसरी बात यह है कि अगर भाषाई राजनीति की बात करनी थी तो फिर छत्तीसगढ़ी भाषा के विकास के लिए या उसे पाठ्यक्रम में लाने के लिए या ऑफिशियल उपयोग के लिए इस तरह की पहल तो की नहीं जाती है। तो निश्चित रूप से ये साफ कोई हिडन एजेंडा है क्या लग रहा है आपको? हिडन एजेंडा लग रहा है इसके पीछे? निश्चित तौर पे चल रहा है। देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी, हमारे जो गृह मंत्री है विजय शर्मा जी, अपेक्षाकृत अभी तक जितने गृह मंत्री रहे हैं उसमें युवा हैं, पहली बार विधायक बने, गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री भी बने हैं। लेकिन एक सोच में बहुत एक उन्हें व्यापकता और उदारता के साथ में इस चीज को करना चाहिए। अगर वो बताएंगे भाई गिरफ्तारी शब्द तो हम जानते हैं, मुचलका शब्द हम जानते हैं, जमानत शब्द हम जानते हैं, तो इसमें कोई उर्दू या हिंदी की बात नहीं आई नहीं। और देखिए, जो देश का, हमारे देश का महान संविधान और जो कानून है वो किसी भाषा और इस पे नहीं चलता। वो अपराधियों की ना, अपराधियों का कोई धर्म ना कोई जात होती है। जो कानून के हिसाब से जो परिस्थिति जन्य जो साक्ष्य है उस आधार पर जो उसे सजा मिलनी है या जो एक विधि सम्मत कार्रवाई होना है वो तो हो रही है, उसमें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। और सभी तरह से वो भारतीय जनता पार्टी जरूर अपने गृह मंत्री और अपनी सरकार के इस फैसले को, इस तर्क को सही बताने के लिए विभिन्न प्रकार के उदाहरण दे, लेकिन निश्चित रूप से इस इनकी जो फैसला है इसमें कहीं ना कहीं एक जातिवादी सोच कहीं ना कहीं झलकती है। और दूसरी बात, ये मुगलों की भाषा बोले, मुगलों की भाषा तो हमारे देश का जो संविधान, कानून या जो भी कोर्ट कचहरी से संबंधित बात बने वो हमारे स्वतंत्रता के बाद बने। मुगल तो उससे पहले कब के चले गए, या जो भी आक्रमणकारी रहे हैं उनकी भाषा कभी भी उर्दू नहीं रही। मुगलों की भाषा फारसी रहती थी, या मंगोलियन या तुर्की जो भी आक्रमणकारी रहे। अब उस हिसाब से तो इन्हें अंग्रेजी को भी प्रतिबंधित कर दिया जो नहीं लेकिन ये जो तर्क दे रहे हैं कुछ कठिन शब्द हैं जिनका अर्थ भी हम नहीं जानते, उसको भी लिखा जाता है। अंग्रेजों की भाषा है जिन्होंने सैकड़ों साल भारत पे राज गुलाम बना के रखा, उन पे अत्याचार किए, इस देश के 2 टुकड़े किए, तो भाई उनकी भाषा को तो ये अपनाने तैयार है। लेकिन जो एक और दूसरी बात, एक जानकारी करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या जो भी मंत्री उनके ये बता दूं कि जो उर्दू भाषा है उसकी उत्पत्ति
भारतवर्ष में हुई है 12वीं शताब्दी में, और हिंदी से हुई है जी। हिंदी से ही उसकी उत्पत्ति हुई है। तो इस बात को भी वो जान लीजिए, कोई विदेश की भाषा या किसी धर्म विशेष की भाषा नहीं है, भारत देश में इसकी उत्पत्ति हुई है, भारत देश इस आधार पर भाषा रही है। खारिज नहीं किया जा रहा है कि वो विदेशी भाषा है, खारिज इसलिए किया जा रहा है कि कठिन शब्द हैं। मनीष जी से समझने की कोशिश करते हैं। मनीष जी, ये क्या माने, इसे प्रयोग माने, संयोग माने, इस पूरे फैसले को कैसे देखते हैं आप? देखिए, निश्चित रूप से कुछ चीजें ऐसी हैं जो व्यवहारिक होना चाहिए। जैसे हम बात करते हैं पत्रकारिता की भी, तो पत्रकारिता में जब हम बात करते हैं तो अपनी जो भाषा शैली होती है, वो भाषा शैली वो होना चाहिए जो आम जनता के समझ में आए। आम जनता के समझ में आए इसलिए क्योंकि हम लिख किसके लिए रहे हैं, आम जनता के लिए लिख रहे हैं। उसी प्रकार से जो पुलिस की कार्रवाई होती है उसमें भी आम जनता के लिए ही उल्लेख किया जाता है, तो उनको भी वो भाषा समझ में आना चाहिए। मैं अभी देख रहा था कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ ही हमको नहीं पता। देहाती नालसी, अब देहाती नालसी का अर्थ किसको पता होगा, यहाँ मुझे नहीं पता, किसी को पता होगा। मुचल का वाजा याफ्ता, अब इस तरीके के जो शब्द हैं जिनका अर्थ ही नहीं मालूम, जब मुझे इन शब्दों का अर्थ बहुत लंबे समय बाद पता चला, तो मुझे लगता है कि जो सामान्य आदमी है उसको इन चीजों का अर्थ कैसे पता होगा, जबकि ये सामान्य से शब्द हैं। इनका जो अर्थ जो निकलता है वो ऐसा है कि जैसे देहाती नालसी, मैंने कहा ना, देहाती नालसी का मतलब होता है घटना स्थल जी। अब घटना स्थल जो है उसके बाद देहाती नालसी लिखा है, अब कैसे समझ में आएगा किसी को कि वो क्या चीज है। तो ऐसे जो शब्द हैं, जो कठिन शब्द हैं, जिनकी जो बोलचाल की भाषा में नहीं है, उन शब्दों की जगह पर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जो बोलचाल की भाषा में हो। इसको राजनीतिक रूप से देखना या राजनीतिक चश्मे से देखना या इसको किसी दूसरे रूप में देखना, मुझे लगता है ये उचित नहीं है। यदि ये सामान्य स्थितियां हैं तो मुझे लगता है बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं, जैसे कई बार हम भी किसी की एफआईआर पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी लिखी होती है, ऐसे शब्द लिखे होते हैं जिनका अर्थ हमको नहीं पता चलता, हमको पूछना पड़ता है कि इसका अर्थ क्या होगा। बहुत सारे वकील भी इनका अर्थ नहीं जानते हैं, वकील लोग जानते हैं लेकिन बहुत सारे वकील नहीं जानते हैं। तो इन परिस्थितियों में जिस व्यक्ति के लिए एफआईआर मैंने लिखाने गया, अब मैंने जो लिखाने गया और उन्होंने क्या लिखा, दोनों में फर्क दिखेगा मुझे। मैंने बोला ना देहाती नालसी लिख दिया, देहाती नालसी का अर्थ तो मुझे भी नहीं पता था, मैंने तो देखा तब मुझे पता चला कि यह अर्थ होता है। तो घटना स्थल लिखा होगा तो मुझे समझ में आएगा, मगर देहाती नालसी शब्द लिखा है तो कैसे समझ में आएगा। तो मालवाज याफ्ता लिखा हुआ है, मालवाज याफ्ता का अर्थ कैसे पता चलेगा मुझे। अब तो ये जो इस प्रकार की जो भाषाएं हैं, इस प्रकार के जो शब्द, ये मैंने एक दो उदाहरण दिए, ऐसे और भी बहुत सारे शब्द हैं जिनका प्रयोग लगातार होते आ रहा है और ये लंबे समय से चल रहा है, ये कोई आज नहीं चल रहा है। तो कभी न कभी परिवर्तन तो होगा, तो परिवर्तन की एक शुरुआत यदि हो रही है तो मुझे लगता है कि एक अच्छा वो है और उसको एक स्वस्थ दृष्टिकोण से देखना चाहिए। राजनीतिक चश्मे से देखने से चीजें उसी तरीके की क्या राजनीतिक चश्मे से भी देख रहे हैं कि आप लोग, कुछ तो व्यवहारिक चीजें भी जरूरी है। हम देख रहे हैं अखबारों की भाषा बदल गई, अब जो भाषा में हम बात करते हैं उस भाषा में अखबार आ रहा है, खबरें आ रही हैं, तो इसमें भी होना चाहिए। इसमें गलत क्या है सारिक जी? देखिए मोहन जी, बात गलत या सही की नहीं है। और अभी दूसरी बात यह है कि छत्तीसगढ़ में अभी जो सबसे गंभीर मुद्दा यह है कि जो यहाँ की बिगड़ती कानून व्यवस्था, आप देखेंगे 6 महीने में ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही, इस तरह के जो कानून का मखौल उड़ाया जा रहा है और अपराधियों के हौसले बुलंद है। सबसे पहले लगाम उन पे लगाना चाहिए कि भाई उनको कैसे हम कंट्रोल किया जाए और शहर में, गांव में, पूरे प्रदेश में एक सकारात्मक माहौल बन सके और कानून के प्रति जो अपराधियों का डर भय कायम हो सके और आम जनता में एक सुरक्षा, एक विश्वास की भावना सरकार के प्रति बन सके। पहली प्राथमिकता ये है। और दूसरी बात रही ये, अभी मैंने पहले ही कहा कि सबसे जरूरी चीज ये है कि पहले वो उद्देश्य बताए कि इसका क्या वो है। देखिए अभी हमारे आदरणीय राजनीतिक विश्लेषक महोदय ने भी कहा, मैं इनकी बातों से भी सहमत हूं कि जो बहुत ज्यादा कठिन और क्लिष्ट शब्द है उसमें जरूर है, लेकिन जनरली सालों साल से हम देख रहे हैं कि इस तरह की जो कानून में या एफआईआर में या जो वकीलों के कोर्ट का जो एक आदेश रहता है उसकी प्रतियां रहती, तो उसमें तो कोई कानून में तो कोई सजा में तो किसी तरह का कोई परिवर्तन होता नहीं है। किसी भी तरह से कोई कानून का तो वो होता नहीं कि उर्दू में लिखा है तो इसकी सजा 2 साल कम हो जाएगी, कि ये हिंदी में लिखा है तो ये कोई 5 साल बढ़ जाएगी। तो ऐसा किसी भी तरह का कोई बात हिंदुस्तान में ही उर्दू का जन्म हुआ है। हिंदी और उर्दू लगभग कमोवेश एक ही चीज है। तिवारी जी हो गए, पांडे जी हो गए, हमारे वोरा जी हो गए, आप या मैं होगा, हम ऐसे कई ऐसे शब्द अपने आम बोलचाल की भाषा में, ऐसी बहुत सी चीजें, हमसे आप पूछोगे उर्दू आती है तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन हम अपनी आम बोलचाल की भाषा में जो एक जनरली हम लोगों से जो वार्तालाप करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो कई जगह उर्दू शब्द का भी प्रयोग आता है, क्योंकि हिंदी और उर्दू में कोई बहुत ज्यादा ऐसा बेसिक डिफरेंस है नहीं। इसी तौर पर कह रहे हैं। तो हम निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी का जो समय रहता है, जो उनकी टैक्टिस रहती, तो वो कहीं ना कहीं एक ये उत्पन्न करती कि इसमें उसका इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, धार्मिक रंग देने का प्रयास किया जाता है। बिल्कुल पांडे जी, इसका साइड इफेक्ट भी होगा। हम उर्दू को बढ़ावा देने के लिए एक तरीके से
काम कर रहे हैं। आपका उर्दू अकादमी बना हुआ है, उर्दू के लिए खर्च भी हो रहे हैं, पढ़ाई की बात भी हो रही है, लेकिन अब जब उसका प्रयोग आम चलन में करने के लिए हम पुलिस विभाग के पास जाएंगे तो वो शब्द ही हट गए। तो एक तरफ आप बढ़ावा देने की बात कहते हैं, दूसरी तरफ उसी चीज को आप खत्म भी कर रहे हैं। तो एक सोची समझी रणनीति के तहत ये उर्दू को खत्म किया जा रहा है, ऐसी बातें भी उठ रही है। इसका साइड इफेक्ट है ये एक प्रकार से, इसको मानेंगे? हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जो है ना, विषय से बिल्कुल भटक गए हैं। हम उर्दू बोलने में कोई प्रतिबंध नहीं लगा रहे हैं। आप सुबह शाम बोलिए, शाम सवेरा बोलिए, कोई वो नहीं है। आप आपस में उर्दू में बात कीजिए भाई साहब, कहीं कोई आपत्ति नहीं है। देखिए, जो एक कानून की बात है, पुलिस के दिनचर्या में जो उपयोग होता है, वो आखिर हमारे और आपके सामान्य आदमी की बात करते हैं कि सामान्य आदमी को पुलिस ने क्या लिखा है, क्या आदेश दे रही है, क्या कार्रवाई कर रही है, ये जान सके। इसके पीछे जरा भी राजनीतिक भावना नहीं है। मनीष बोहरा जी ने बिल्कुल सही सरल शब्दों में समझाया इन सब चीजों को कि देखिए उसका कारण क्या, कानून में परिवर्तन हुआ है। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता साहब को बता दूं, 1 जुलाई से 3 कानूनों में परिवर्तन हो जाएगा। उसमें सजा के प्रावधान को भी कम ज्यादा किया गया है। लेकिन आप जो ये कह रहे हैं कि हमको उर्दू बोलने से मना कर, देखिए मना किसी को नहीं किया जा रहा है, ना ही पढ़ाई में कोई रोक की जा रही है। आप पढ़िए, पढ़ाइए, कहीं कोई रोक नहीं है। लेकिन जो आम जनता के 69 शब्द हैं, मैं बता रहा हूँ, सिर्फ उन सब शब्द हटा देने से क्या उर्दू की भाषा समाप्त हो जाएगी? नहीं हो सकती। आपने छत्तीसगढ़ी का शब्द का उपयोग किया, छत्तीसगढ़ कोई भाषा का दर्जा नहीं मिला है, उसमें उपयोग नहीं हो सकता। इसलिए हिंदी में जो मैं और आप आसानी से समझ सके। अब मैं तो पूछ रहा हूँ, तलवाना क्या होता है, फेना क्या होता है, और देहाती नालसी जैसे मनीष जी ने बोला, तो देहाती नालसी का आशय होता है कोई घटना घटी है और मौके में जाकर उसकी रिपोर्ट लिखी जाती है, वो देहाती नालसी होती है। अब आम जनता को बोला कि हमने देहाती नालसी कर ली, तो कहां से एक नागरिक को समझ में आएगा भाई साहब? लेकिन जब हम उसको बताएंगे मौके पे लिखा गया रिपोर्ट, तो उसको समझ में आ जाएगा कि हमको थाने में आके नहीं लिखाया है रिपोर्ट हमने, इसलिए इन्होंने मौके पे जाकर लिख लिया है। तो ये बहुत छोटी और बारीक चीजें हैं, इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं होने वाला है किसी तरीके से। इसको पॉजिटिव दृष्टि से देखना है, राजनीतिक थोड़ा सकारात्मक होकर देखेंगे सारिक जी, तो आपको समझ में आएगा कि ये कुछ शब्द भी थे जिन्हें हटना भी चाहिए। सकारात्मक होकर देखेगी क्या कांग्रेस इस तरीके के प्रयोग को? हम तो पूरा सकारात्मक होकर देखते हैं, और हमारे कोई भाषा का कोई वो नहीं। हम हमारी जो हिंदी और संस्कृत के शब्दों का भी हम ऐसा प्रयोग करते हैं कि कोई बहुत से जो दिगर जो अपने आप को संस्कृति का और संस्कृत का जब भाषाएं बताते हैं, तो कई वैसे वो भी शब्द नहीं जानते हैं। लेकिन बात मैंने ये कहा मोहन जी कि पहले बात इसकी मंशा की रही है। देखिए, आप छत्तीसगढ़ भाषा की बात की, तो छत्तीसगढ़ के कांग्रेस की सरकार में राजगीत का अरपा पैरी का धारा आपने सुना होगा जो, लेकिन आज कहीं नहीं बचता। सोच क्यों बंद किया गया भाई? एक राजनीतिक सोच के तहत बंद किया गया कि भाई कांग्रेस की सरकार में किया जाता है। लेकिन उस गीत में पूरी छत्तीसगढ़ की संस्कृति समाहित थी, पूरी छत्तीसगढ़ की एक तरह से जो पूरी संस्कृति और उसके जो तस्वीर उकर के सामने आती थी, एक प्राकृतिक हो चाहे किसी भी तरह की। तो बात यहाँ पर मंशा की रहती है कि भाई उसको किस तरह से राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया जा रहा है। और देखिए, हम भी एक आम जीवन में रहते हैं, लगभग कई दशकों से राजनीति में कर रहे हैं, लोगों से रोज पाला पड़ता है, कई समस्याओं का समाधान करते हैं, बहुत से पीड़ित भी आते हैं। लेकिन उसमें कभी शायद बोरा जी भी बैठे हैं, आप भी तिवारी जी, सब लोगों के बीच में आपका भी जनसंपर्क बहुत तगड़ा रहता है। तो ऐसी किसी ने कैसे कोई शिकायत नहीं किया कि कोई हमारी FIR में ये शब्द हमको समझ नहीं आ रहा है, या FIR हमको ये किसी वकील ने ऐसा शिकायत किया कि इस वजह से हमें पैरवी करने में अपने मुवक्किल की कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है, ऐसी कोई ऐसी बात समझ में नहीं आई। और मैंने पहले भी कहा, मैंने मामले को हम कोई दूसरी तरफ ले जा नहीं रहे। हमने ये बताया है कि गृह मंत्री और सरकार की प्राथमिकताएं दूसरी भी है। छत्तीसगढ़ की जनता ने एक उन्हें विश्वास के साथ में एक जनमत दिया है, और उससे पहले भी वो 15 साल यहाँ पे रहे। तो ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके के प्रयोग हो रहे हैं। एक तरीके से सीधी जो बात है वो ये है पांडे जी, आप लोग कानून व्यवस्था से उठ रहे सवालों को ध्यान हटकाने के लिए ये प्रयोग कर रहे हैं, इस पर अब बहस हो रही है। उनको विपक्षी भूमिका निभानी है, वो प्रत्यारोप आरोप लगाएंगे, उनके लिए रोक भी नहीं है। एक अच्छी विपक्षी भूमिका निभाएं, हम तो स्वागत करते हैं ऐसे में, लेकिन आप झूठे आरोप ना लगाएं। देखिए, काम बीजेपी की, यदि हमारा काम अच्छा नहीं होता तो 15 साल बाद, इनके 5 साल बाद हमको फिर से क्यों लाते? आप कांग्रेस 5 साल बाद रिपीट क्यों नहीं हुई? यदि इनका अच्छा काम था, इनसे किसान खुश थे, महिलाएं खुश थी। आप कहते हैं ना हमने 5 साल में बहुत अच्छा काम किया,
तो क्यों रिपीट नहीं हो पाई कांग्रेस की सरकार? अभी लोकसभा चुनाव हुए, आप एक सीट और कम हो गए, क्यों कम हो गए? यदि आपका काम अच्छा है, आप आम जनता के बीच में उपलब्ध हैं, आम जनता के प्रश्नों को उठा रहे हैं, लेकिन जनता जानती है कि कांग्रेस की दिशा क्या है। नहीं, लेकिन ये कानून व्यवस्था के सवाल जो हैं, क्या उसको डाच करने के लिए ये फैसला हुआ है? क्या इसपे कितना आप इसका क्या काट बताएंगे? जो घटनाएं हो रही हैं, कांग्रेस ये कह रही घटनाएं हो रही हैं इसलिए ये फैसला ले लिया, उन घटनाओं पे ध्यान ना जाए। छत्तीसगढ़ में पिछले 5 साल में अपराधियों को संरक्षण दिया गया है पार्टी के द्वारा, उसको संभालने में थोड़ा टाइम लगता है। ऐसे घटनाओं के पीछे कौन है ये भी तो जानना है, साजिश कौन कर रहा है, यही सब तो जांच हो रही है। बिल्कुल। चलिए मनीष वोरा जी से समझते हैं। मनीष वोरा जी, दोनों तर्कों को आपने सुना, पांडे जी भी बेहतर बता रहे हैं कि भाई ये कारणों से हमको ये फैसला लेना पड़ा। कांग्रेस का भी कहना जायज है कि भाई उर्दू इससे खत्म ना, उर्दू में असर ना पड़े, उर्दू को ऐसा ना लगे, उर्दू भाषियों को ये ना लगे कि भाई इससे उनके साथ गलत हो रहा है। इन चीजों को कैसे खत्म किया? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जी, ठीक है, उनको कैसे खत्म किया जाए? जी देखिए मोहन जी, मुझे लगता है कि उर्दू बड़ी समृद्धशाली, बड़ी संपन्न भाषा है और इस प्रकार के किसी भी फैसले से उर्दू के अस्तित्व पर या उर्दू को लेकर के कोई बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा ऐसा मुझे नहीं लगता। मैंने पहले ही अपने उसमें कहा कि ये जो कुछ भी लग रहा है उसको यदि सकारात्मक दृष्टिकोण से हम देखें तो सीधी सीधी चीज ये है कि आम जनता जिसके लिए लिखा जा रहा है, या मैंने कोई कंप्लेंट करी है, मेरी कंप्लेंट जो मैंने बोला वो लिखा कि नहीं लिखा ये मुझे समझ में आना चाहिए। अब वो चीज मुझे समझ में आती नहीं, मुझे किसी और से पूछना पड़ता है, भैया इसका अर्थ क्या, इसका अर्थ क्या, इसका अर्थ क्या। तो जब तक मैं पूछूंगा उसके बाद पहले साइन तो वहां पहले मेरे से करा लिया जाता है। भाई पुलिस तो साइन वहां करा लेती है ना, चलिए आप साइन करिए यहाँ पे, आपने जो बोला था हमने लिख दिया, अब मैंने साइन कर दिया, अब मुझे तो नहीं पता क्या लिखा है उन्होंने, उन शब्दों का अर्थ ही मुझे नहीं पता है, तो मैं किसी से पूछूंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पुलिस कुछ गलत लिख लेती है, मेरा कहने का मतलब यह है कि जो चीजें लिखी जा रही है और जिसके लिए लिखी जा रही है उसका अर्थ उनको समझ में आना चाहिए। यानी जो भाषा का संप्रेषण जिसको कहते हैं, यानी भाषा का आदान प्रदान जिसको कहते हैं, वो चीज होनी चाहिए और उसके लिए मुझे लगता है कि ये एक निर्णय है और इसमें मुझे लगता है कहीं कोई आपत्ति नहीं। और मैंने कहा कि उर्दू बहुत समृद्धशाली, बहुत संपन्न भाषा है, इसको मुझे नहीं लगता कहीं भी, देखिए आप यदि आप मैसेज तो ये जा रहा है ना कि उनके साथ कहीं ना कहीं कुछ कठिन शब्द तो हिंदी में भी हैं। जी हाँ, निश्चित रूप से कठिन शब्द हिंदी में भी हैं, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हिंदी और उर्दू दोनों में मिक्स होकर के प्रचलित रहते हैं और उसका अर्थ हम सीधे तौर पे समझते हैं। लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जो कठिन शब्द हैं, जो क्लिष्ट शब्द है, जिनका अर्थ आम आदमी को पता नहीं है, उनके साथ में ये स्थितियां न निर्मित हो, उसके लिए ये चीजें हैं। तो मुझे लगता है कहीं कोई गलत नहीं है और मुझे लगता है कि इन सारे इस प्रकार के फैसले से, मान लो किसी एक कार्रवाई से कुछ शब्द हटा लिए जाते हैं या उसकी जगह हिंदी के शब्दों का या सरल शब्दों का, हिंदी भी नहीं बोलता मैं, यदि सरल शब्दों का इस्तेमाल वहां पर किया जा रहा है तो वहां पर कोई गलत नहीं है। मैंने कहा ना कि संप्रेषण, भाषा का संप्रेषण यानी भाषा का आदान प्रदान, मैं जो बोल रहा हूं वो सामने वाले को समझ में आना चाहिए, मैं जो लिख रहा हूं वो सामने वाले को समझ में आना चाहिए, तब मेरे लिखने का कोई अर्थ है। जब मैं लिख रहा हूं किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है तो उसका अर्थ ही क्या होगा? उसका अर्थ ही नहीं है। जब जहां तक जो चीज को मैं पहुंचाना चाह रहा हूं वो यदि नहीं पहुंचेगी तो उसका अर्थ क्या रहेगा? तो ये यहां पर भी वही स्थिति है कि जो भाषा आप लिख रहे हैं, जो शब्दों का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, उन शब्दों का अर्थ सामान्य व्यक्ति को भी समझ में आना चाहिए। यही एक उद्देश्य मुझे नजर में आता है। दूसरी चीज मैंने कहा, उर्दू के उस पर कहीं कोई सवाल खड़ा नहीं होता, क्योंकि देखिए जितने भी शायर होते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, प्रजाति, किसी भी प्रकार के हों, वो लोग जब कविता लिखते हैं या शायरी करते हैं तो उसमें अधिकांश शब्दों का प्रयोग उर्दू होता है। तो उर्दू इतनी संपन्नशाली भाषा है कि उसमें उस पर कहीं कोई फर्क पड़ेगा ऐसा मुझे नहीं लगता। कहीं भी खतरा नहीं है और इसे लेकर कोई भ्रम नहीं पालना चाहिए कि उर्दू क्योंकि इतनी साहित्य से भी समृद्ध है कि उसे कुछ फैसलों से बदला जा सके। एक तरीके से ये कहें कि न सूत न कपास, जुलाहों में लट्ठम लट्ठा हो रही है। कांग्रेस इससे सहमत होगी क्या कि अब इस ऐसी कुछ फैसले होते हैं उन्हें उन पर छोड़ देना चाहिए, इम्प्लीमेंट भी होगा, अमल होता है कि नहीं होता, ये तो काफी देर की बात है। सारिक जी देखिए मोहन जी, हमें इस पे कहीं भी कोई संशय नहीं है कि ये उर्दू भाषा को भारतीय जनता पार्टी के किसी तुगलकी फरमान से खत्म हो जाएगी या वो है। मैंने कहा कि ये हिंदी और उर्दू दोनों एक मिलीजुली भाषा के रूप में है, लोगों के जबान में बसी हुई है, तो ये आम बोलचाल की भाषा को भारतीय जनता पार्टी के बोलने से लोग बदल तो नहीं। चलिए, बड़ा दिल दिखाना चाहिए पांडे जी, बड़ा दिल दिखाइए। आप लोग कुछ चल रहा है तो चलने दीजिए, एकदम से बैन जैसा सरकारी कानून मत लगाइए, धीरे धीरे खुद ही ये बाहर हो जाएगी चीजें। जनता देख रही है हमारे दिल को, इसीलिए पसंद करती है हमको।
दिल बड़ा है हमारा, इसीलिए देखिए हम जनता के लिए कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। इससे कोई भारतीय जनता पार्टी को कोई फायदा नहीं है। ये आम जनता सामान्य लोगों के लिए है कि वो समझे अपने चीजों को, और ये सिर्फ पुलिस की कार्रवाई के लिए है, बाकी जगह कोई रोक टोक नहीं है भाई। उर्दू में मैंने कहा ना, बहुत प्यारी भाषा है उर्दू, बहुत मीठी भाषा है उर्दू, कहीं कोई विरोध नहीं है उर्दू भाषा का। लेकिन पुलिस की कार्रवाइयों में जो होता है वो आम जनता, मैंने कहा ना, जो नए अधिवक्ता आते हैं उनको उर्दू के शब्दों की जानकारी नहीं होती है, वो अंग्रेजी में समझते हैं। ठीक है, समय की कमी है, लेकिन इस पूरी चर्चा में एक बात समझ में आई कि कांग्रेस को भी कहीं लगता है कुछ अगर चीजें हैं तो उनके सुझावों को भी शामिल करते हुए चीजें इंप्लीमेंट होनी चाहिए, किसी को धक्का ना लगे, ऐसे फैसले होने चाहिए। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए काम किया जाए तो सभी सहमत होंगे और ये जो फैसला है, ये फैसला कहीं गलत दिशा में ना लोगों के सामने जाए, इसलिए हमने आज इस चर्चा को किया। और चर्चा में जो बातें सामने आई हैं, उम्मीद करते हैं कि इसे सब स्वीकार भी करेंगे। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ मनीष वोरा जी थे, उनका बहुत धन्यवाद। सारिक रईस खान जी थे, उनका धन्यवाद। और ब्रिजेश पांडे जी ने अपना कीमती समय दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा ही खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।